नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उधर ईरान अमेरिका के बीच समझौता हुआ और इधर भारत में कांग्रेस अब मोदी सरकार से जवाब मांग रही है कि अब तो वजह भी खत्म हो गई, लेकिन महंगाई कब कम होगी। दूसरी जंग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने यह कहकर छेड़ दी कि अगर इंदिरा होती तो बीजेपी पर अब तक बैन लग गया होता। बंगाल में भी बवाल है, यूपी चुनाव की भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन आपने अगर अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए ताकि ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। ईरान अमेरिका समझौते के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार से महंगाई पर मांगा जवाब। शांति समझौते के बाद राहत के संकेत, रुपए से लेकर शेयर बाजार में आया उछाल। गहलोत बोले इंदिरा होती तो बीजेपी पर लगता बैन, बयान सुन भड़क उठी बीजेपी। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का प्लान, बीजेपी को हटाने के लिए गठबंधन के लिए तैयार। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी, पूछताछ जारी। ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते को लेकर कांग्रेस ने भारत में पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि युद्ध रुकने का मतलब ये नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं जल्द ही अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये समस्याएं तो युद्ध से पहले भी मौजूद थी। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रुपया दबाव में था, निजी निवेश की रफ्तार काफी वक्त से धीमी बनी हुई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान की रणनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में चीन की गहरी पैठ भारत की विदेश नीति के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद करना शायद अब मुश्किल है कि वो इस्राएल के प्रति अपना मौजूदा रुख दोबारा विचार करेंगे उस पर। देश का राष्ट्रीय हित ये मांग करता है कि विदेश नीति में ज्यादा संतुलन दिखाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक कभी भी संतुलन दिखाया नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा कि अब जब जंग खत्म हो गई है तो मोदी जी का बहाना भी खत्म हो जाना चाहिए। क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे, सप्लाई चेन सामान्य होगी, मांग स्थिर होगी। स्वाभाविक रूप से इसका फायदा देश के ग्राहकों को भी मिलना चाहिए। मतलब ये कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर कटौती की जानी चाहिए। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि क्या इस खुशखबरी का ऐलान मोदी जी फ्रांस से ही करेंगे या फिर देश को उनके वापस लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि अब महंगाई कम होनी चाहिए, उसी के संकेत अब सामने आने लगे हैं। ईरान अमेरिका समझौते की खबर के बाद भारत की प्रमुख गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट के लिए चार्टर्ड किया गया एक एलएनजी टैंकर सोमवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ता दिखाई दिया। जहाजों की निगरानी करने वाली एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक ये टैंकर कतर के रास लाफान बंदरगाह से एलएनजी कार्गो लेकर रवाना हुआ था। मार्च की शुरुआत में जहाज ने अपना कार्गो लोड किया था और तब से वो हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में मौजूद था। अब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद जहाज ने सुरक्षित रूप से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पार कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर से भारतीय शेयर बाजार आज झूम उठे। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा की छलांग लगाकर ऊपर गया। वहीं निफ्टी में भी 350 अंकों की बड़ी मजबूती देखने के लिए मिली। इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह हॉर्मुज का फिर से खुलना है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतें काफी गिर गई हैं। तेल सस्ता होने से भारतीय बाजार में निवेशकों का भरोसा अब काफी बढ़ गया है। रुपया भी आज डॉलर के मुकाबले मजबूती के साथ खुला। शुक्रवार के मुकाबले 79 पैसे की शानदार बढ़त लेकर 94.68 पर आ गया। वहीं कच्चा तेल 4% से ज्यादा सस्ता हो गया, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। बाजार में तनाव कम होने से निवेशक काफी खुश नजर आए। इसी कारण जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार तेजी के साथ खुलते नजर आए। सोने की कीमत में 2% का उछाल दर्ज किया गया। ये तेजी 9 जून के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति का बड़ा समझौता हो गया है। पाकिस्तान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि युद्ध अब खत्म है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रुक जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस डील की पुष्टि कर दी है। उन्होंने हॉर्मुज से नौसैनिक नाकाबंदी हटाने का आदेश दिया। अब दुनिया के जहाज फिर से समुद्र में अपना सफर शुरू कर सकेंगे। तेल के व्यापार का रास्ता भी पूरी तरह खोल दिया गया है। शांति की ये घोषणा ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर आई है। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए 19 जून की तारीख तय की गई है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के अधिकारी औपचारिक तौर पर मिलेंगे। हालांकि इससे पहले दिन भर काफी उथल-पुथल देखने के लिए मिली थी। ट्रंप ने बेरूत में हुए हमले के लिए इस्राएल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा था कि इस हमले ने शांति प्रक्रिया को देरी में डाला, लेकिन देर शाम पाकिस्तान ने इस डील के सफल होने का ऐलान कर दिया। अब इस फैसले से पूरे पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद बढ़ चुकी है।
समझौते पर ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिका 12 अरब डॉलर जारी करेगा। ये पैसा ईरान की उन संपत्ति का हिस्सा है जो अब तक फ्रीज यानी कि जब्त थी। समझौते के 14 बिंदुओं के अनुसार अगले 60 दिनों में कुल 24 अरब डॉलर ईरान को मिलेंगे। इस राशि की पहली किश्त बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी की जाएगी। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, फिर भी ये कदम युद्ध खत्म करने और अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और रेजिस्टेंट फ्रंट के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन अगर आपने अब तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वाकई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लें और ये बुलेटिन आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं। गहलोत के इंदिरा वाले बयान पर भड़की बीजेपी। यूपी में बीजेपी रोकने को गठबंधन को तैयार हुए ओवैसी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के सामने पहुंचे अभिषेक बनर्जी। भारतीय नाविकों की मौत पर सरकार की चुप्पी से उठा बवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज जीवित होती तो बीजेपी जैसी पार्टी पर बैन लगा देती। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मौजूदा हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश अभी भी नहीं जागा तो भविष्य में इसके परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। गहलोत ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी खुद को केवल हिंदुत्व की पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है। गहलोत के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को हिंदुओं और हिंदुत्व से नफरत है और गहलोत का ये बयान उसी सोच को दर्शाता है। पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति बता चुका है। ऐसे में उस विचारधारा से जुड़े लोगों या किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करना कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए ओवैसी किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एआईएमआईएम किसी गठबंधन में सिर्फ नाम भर के लिए शामिल नहीं होगी, बल्कि उसे सम्मान, बराबरी और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई पार्टी या गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए साथ आना चाहता है तो हम भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन पार्टी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उसे केवल दूसरों के लिए रास्ता साफ करने वाली पार्टी यानी कि किसी और की बी टीम नहीं समझा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आज सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ चल रही है। ईडी ने उन्हें इसी महीने समन जारी कर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। ईडी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। ये पूरा मामला जुलाई 2022 में तब चर्चा में आया था जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से 50 करोड़ रुपए से अधिक कैश और सोना बरामद हुआ था। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को छोड़कर पैसों के बदले हजारों लोगों को अवैध नौकरियां दी गईं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपना चुका है। अदालत ने अप्रैल 2025 में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी। अब तक इस घोटाले में करीब 154 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। फिलहाल सीबीआई भ्रष्टाचार की और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर रही है। टीएमसी के बागी सांसदों के विलय को कपिल सिब्बल ने थिएटर ऑफ द एम्बेसडर यानी बेतुका ड्रामा कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि तृणमूल की इच्छा के बिना विलय नहीं हो सकता। सिब्बल ने पार्टी को सलाह दी कि उन्हें इन सांसदों को अयोग्य घोषित करना चाहिए। इससे पहले काकोली घोष दस्तीदार ने 20 सांसदों के साथ स्पीकर से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर रहे हैं। इस समूह का कहना है कि वो अब प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने के लिए स्पीकर को पत्र सौंपा है। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद में तृणमूल के भविष्य और दल बदल कानून पर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि स्पीकर इस बागी गुट को लेकर क्या फैसला सुनाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको संसदीय इतिहास में एक और हैरान करने वाली घटना बताया जा रहा है, क्योंकि एक अनजान छोटी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी रातों रात चर्चा में आ गई। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ने सरकार पर भारत की संप्रभुता और गरिमा बचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।
विवाद तब और बढ़ गया जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। रूबियो ने अपने बयान में भारतीय जहाजों को अमेरिकी निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र देश एक ऐसी अपमानजनक भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे राष्ट्रीय हितों का आत्मसमर्पण करार दिया। उनका कहना है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पीएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विदेश नीति के मामले में भारतीय जिंदगियों को मामूली समझ रही है। फिलहाल दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.